नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस डील्स, डिफेंस अग्रीमेंट्स के बारे में। खबर यह है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हाल ही में एक चेतावनी दी है आर्म्स कंपनीज जो बाहर वाली है उनके खिलाफ। जो भी वो डिफॉल्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर ऑफसेट कमिटमेंट्स, उस पर एक स्टर्न वार्निंग भेजी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये ऑफसेट कमिटमेंट्स है क्या, इनकी सिचुएशन क्या है और अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये वार्निंग, ये चेतावनी क्यों दी है। तो ये सब समझने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी @RahulSai222। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। और खबर जैसे कि मैंने बता दी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ सूत्रों ने बताया है कि मिनिस्ट्री ने एक बहुत ही स्टर्न मैसेज भेजा है, एक कड़ी चेतावनी दी है आर्म्स कंपनी जैसे कि डेसॉल्ट हो गई, आपकी लॉकहीड मार्टिन या फिर दूसरी जो फॉरेन कंपनीज है, 11 से भी ज्यादा कंपनीज है जिनको ये चेतावनी गई है। क्यों? क्योंकि वो लोग एक तो डीले कर रहे हैं या फिर डिफॉल्ट कर रहे हैं जो भी उनकी कमिटमेंट थी अग्रीमेंट में, उस डिफेंस एग्रीमेंट की कमिटमेंट को वो डीले करते हुए आ रहे हैं। इनफैक्ट ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी स्टर्न एक वार्निंग गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। इससे पहले भी जैसे कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने इन सब चीजों को हाईलाइट जरूर किया था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक चेतावनी भेजी है जिसमें उन्होंने कहा है इन कंपनीज को कि अगर आप ये कमिटमेंट टाइम बाउंड पूरे नहीं करेंगे तो आप पे एक बैन भी लग सकता है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर डील्स। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड के बारे में देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा ये डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट होता क्या है और इसकी प्रोग्रेस क्या है, इसकी सिचुएशन क्या है अभी तक। सबसे पहले जानते हैं डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट होता क्या है। देखिए, डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी हमारी आई थी 2005 में अकॉर्डिंग टू डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। समझ लीजिए कि मैं एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हूं या फिर प्राइवेट वेंडर हूं। मेरी एक कंपनी है राहुल एविएशन लिमिटेड और मैं सप्लाई करता हूं फाइटर एयरक्राफ्ट्स। तो मैं एक अग्रीमेंट में जा रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जिसमें मैंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को मैं 10 फाइटर एयरक्राफ्ट दूंगा जिसके लिए कीमत लगेगी 10,000 करोड़, यानी कि 1,000 करोड़ का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। समझ लीजिए कि मैंने एक अग्रीमेंट कर दिया। अब इसमें ऑफसेट अग्रीमेंट क्लॉज क्या होता है? तो ये 2005 की पॉलिसी के तहत क्या था कि अगर सरकार मुझे ऑर्डर देगी, 10 फाइटर जेट मुझसे खरीदेगी, मुझे 10,000 करोड़ रुपए देगी, उस 10,000 करोड़ रुपए में से कुछ ऑफसेट होगा, यानी कि कुछ ऑफसेट अग्रीमेंट के तहत मैं वापस इंडिया में उसको इन्वेस्ट करूंगा। अब ये क्यों हो रहा है? क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात है कि सरकार आपका पैसा मुझे दे रही है, यानी कि टैक्स पेयर्स मनी इस्तेमाल करके फॉरेन वेंडर, मैं एक फॉरेन वेंडर हूं, मुझे पैसा दे रही है तो मैं वो वापस इंडिया में इन्वेस्ट करूं। इस तरह का एक अग्रीमेंट क्लॉज होता है। अब ये टाइम बाउंड होता है कि सरकार मुझे किस्तों में पेमेंट करेगी और मुझे भी वापस कमिटमेंट पूरा करना है, इंडियन इंडस्ट्री में वापस इन्वेस्टमेंट करनी है। अब शुरुआती दौर पे डीपीपी 2005 में पॉलिसी के तहत क्या था, 30% डिफेंस डील जो भी 300 करोड़ रुपए के ऊपर, दिस शुड बी 300 करोड़ के ऊपर वाली डील जो भी होती है उन पे ये ऑफसेट क्लॉज लगेगा 30%। वो 2016 में बदल गया था 2,000 करोड़, यानी कि मेरी डील जो थी 10,000 करोड़ की, उस पर ये लागू होता है। उस पर 30% ऑफसेट अग्रीमेंट, यानी कि मुझे 3,000 करोड़ वापस इंडिया में इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्ट मैं करूं ही क्यों? देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से दिया था कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने पिछले साल 2020 में। वो ऑडिट कर रहे थे इस तरह की ऑफसेट जो डील्स थी उसको। उसमें उन्होंने कहा कि ऑफसेट डील्स इट डज मेक सेंस। क्यों? क्योंकि उसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडिया मुझसे 10 एयरक्राफ्ट खरीद रहा है, मुझे 10,000 करोड़ रुपए दे रहा है। अब ये किसके पैसे हैं? ये रिसोर्सेस हैं सरकार के। तो वापस मेरा भी एक पार्शियल कॉम्पेंसेशन या फिर एक रिटर्न कमिटमेंट होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी की तरफ, इंडियन लोगों के प्रति। तो इसीलिए सिग्निफिकेंट आउटफ्लो हो रहा है इंडिया से, उसमें से कुछ भाग वापस इंडिया में आना चाहिए। इट डज मेक सेंस। इसके अलावा अगर मेरी कंपनी के पास हाई एंड टेक्नोलॉजी है, फाइटर जेट से, तो वो टेक्नोलॉजी मैं इंडिया में ला सकता हूं। ये भी बनता है इसका एक ऑब्जेक्टिव। और तीसरी है, अगर 3,000 करोड़ जो मुझे 10,000 करोड़ का ऑर्डर मिला था उसमें से 3,000 करोड़ मैं इंडिया में डालूंगा तो वो इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एक पुश देगा। तो इन तीनों चीजों की वजह से दीज डिफेंस ऑफसेट कमिटमेंट्स इट डिड मेक सेंस, इजंट इट? अब अगर समझ लीजिए सरकार ने मुझे ऑर्डर दे दी, मैंने 10 फाइटर एयरक्राफ्ट दे दिए सरकार को, इंडिया को, और 10,000 करोड़ मैंने ले लिए।
अब मैं वापस वो 3,000 करोड़ यानी कि 30% कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं? देखिए उसकी बहुत से प्रोविजन है, जैसे कि एक रिवर्स परचेस कर दूंगा। मेरी कंपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करती है, समझ लीजिए उसकी विंग्स का जो मटेरियल है मैं इंडिया से परचेस कर सकता हूं, या फिर कोई रॉ मटेरियल इंडिया से परचेस कर सकता हूं, कुछ इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकता हूं जो मुझे इस्तेमाल होगा, या फिर मैं एक जॉइंट वेंचर में भी जा सकता हूं। जो 3,000 करोड़ है वो मैं किसी इंडियन कंपनी के साथ जुड़ के एक डिफेंस डील साइन करूंगा, जिनके तहत मैं इंडिया में प्रोड्यूस करूंगा, मेक इन इंडिया आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, या फिर आई कैन इन्वेस्ट इन लोकल इंडस्ट्री, जो भी लोकल इंडस्ट्रीज है जो कुछ पार्ट्स बनाती है जिसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। स्पेशली अगर एमएसएमई सेक्टर में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इट हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो कुछ क्लॉजेस में, एग्रीमेंट्स में कुछ इस तरह की चीज है, अगर मैं एमएसएमई में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 3,000 करोड़ करने की जरूरत नहीं है, मुझे उससे कम करनी पड़ेगी अगर एमएसएमई में कर रहा हूं। तो मैं इस तरह से भी इन्वेस्ट कर सकता हूं वापस, या फिर मैं एक हाई एंड टेक्नोलॉजी इंडिया को दे सकता हूं। तो कुछ इस तरह से मैं वापस पे करूंगा इंडिया को, क्योंकि मैं इंडिया के टैक्स पेयर का पैसा ले रहा हूं 10,000 करोड़ इन दैट बिजनेस डील, तो वापस कुछ देना चाहिए करके। तो इस तरह से मैं कमिटमेंट फुलफिल कर सकता हूं। एक टाइम बाउंड कमिटमेंट होता है। अब इस टाइम बाउंड कमिटमेंट के साथ हो क्या है, मैंने आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया मेरा खुद का, लेकिन बहुत सी फॉरेन कंपनी से, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, डेसॉल्ट हो गया, रफाल हो गया, लॉकहीड मार्टिन हो गए, इजराइल की बहुत सारी कंपनी से जिनके पास हमारे डिफेंस डील्स हैं, यानी कि उनके पास काफी सारी कमिटमेंट है। उन्होंने उस कमिटमेंट का अभी तक किया क्या, चलिए देखते हैं। यह है खबर पिछले साल की, सितंबर 2020 की, जहां पे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने फ्लैग किया था कि जो ऑफसेट डील्स थी उसमें लोग डिली डैली कर रहे हैं, यानी कि जो भी वेंडर है वो डिली डैली कर रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरा खुद का उदाहरण लेके देता हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि शुरुआती दौर में समझ लीजिए मैंने इंडिया के साथ 10,000 करोड़ का डील साइन किया, लेकिन जैसे जैसे मैं एयरक्राफ्ट प्रोवाइड करते जा रहा हूं, समझ लीजिए 1-2 एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर दिए, उसके बाद मैं कहूंगा कि मेरा कॉस्ट अभी बढ़ चुका है, अभी आई नीड 12,000 करोड़, क्योंकि अभी एक एडवांस स्टेज में है डील, तो इसका प्राइस बढ़ चुका है, क्योंकि बहुत सी चीजों की प्राइस बढ़ चुकी है, इसलिए मैं भी अपना प्राइस बढ़ा रहा हूं। यानी कि यहां पे मैंने अपना प्राइस बढ़ा दिया। अब इसी 2,000 करोड़ से मैं ऑफसेट कर सकता हूं, ये एक तरीका हो गया। या फिर डिली डैली करेंगे कि मैंने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, कुछ इंफॉर्मेशन देंगे या फिर क्लेम करेंगे कि दिस क्वालिफाइज एज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कुछ इस तरह की डिली डैलिंग कर रहे हैं वो लोग। और कैग ने इसको हाईलाइट किया। अब किस स्तर की डिली डैलिंग चल रही है ये देखिए। 2020 के कैग की रिपोर्ट में बताया था 2005 से लेकर उन्होंने डील्स को ऑडिट किया, और उसमें यह देखा 2018 तक उन्होंने ऑडिट की सारे डील्स, 46 ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे बाहर वाली कंपनीज को। उसका अमाउंट कितना होता था 66,427 करोड़, यानी कि ये जो बाहर वाली कंपनीज थी उन्होंने 46 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, 66 करोड़ रुपीस का इक्विपमेंट हमें देंगे, हम उन्हें उतना पैसा देंगे। अब उसमें से ऑफसेट मनी कितना होगा 19,000 करोड़ के आसपास। ये अभी तक डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, क्योंकि 2005 से ही ये डील्स चलती हुई आ रही है। लेकिन उसमें से आज तक उन लोगों ने क्लेम किया है कि हम लोगों ने 11,396 करोड़ रुपीस का ऑफसेट कमिटमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया अकॉर्डिंग टू दोज कंपनीज। ये उनका नंबर है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसमें से केवल 5,457 करोड़ का क्लेम एक्सेप्ट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी क्लेम है अराउंड 6,000 करोड़, इसके ऊपर कुछ पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है, या फिर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, फर्जी बताया, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रही। तो इन टोटल क्या चीजें 19,000 करोड़ हमें आने थे, उसमें से केवल 5,457 करोड़ अभी तक इंडिया में आए हैं। ये पिछले साल का डेटा है। इसके अलावा कैग ने यह भी हाईलाइट किया, जो भी रिमेनिंग मनी बची हुई है 55,000 करोड़ के जो भी डील्स हुए थे, उसमें से जो भी ऑफसेट अमाउंट आनी है वो 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और उसकी स्पीड काफी लो है। अभी केवल 1,300 करोड़ प्रति साल आ रहा है एज ऑफसेट कमिटमेंट्स। अब इन सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि डील फाइनल हो चुकी है, उन्हें पैसा जा रहा है, वो अपना कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, राइट। अब इसी के चलते क्या हुआ, पिछले साल सरकार ने कुछ बदलाव की थी। आई होप कि व्यूअर्स अगर फॉलो कर रहे हैं स्टडी आईक्यू को, दे डू नो दिस। पिछले साल सितंबर 2020 में कैग की रिकमेंडेशन के ऊपर ही उन्होंने कहा था कि पॉलिसी में कुछ बदलाव होना चाहिए। तो सरकार ने ऑफसेट पॉलिसी को ही स्क्रैप कर दिया था। 3 डोमेन्स में उन्होंने स्क्रैप किया था, बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट, या फिर इंटर गवर्नमेंटल कॉन्टैक्ट, या फिर अब इनिशियो जो इंडिविजुअल वेंडर्स होते हैं, उन तीनों के साथ अभी ऑफसेट डील नहीं होगी। यानी कि 2020 के बाद अगर हम लोग डील साइन कर रहे हैं तो उनके साथ ऑफसेट एग्रीमेंट या ऑफसेट डील नहीं होगी। अब सरकार ने कहा, जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स अभी देखी कि एक तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट हो रहा है, डिली डैलिंग हो रही है, डिले इन ऑफसेट कमिटमेंट हो रही है, इन सब चीजों के चलते सरकार ने कहा कि हम ऑफसेट पॉलिसी को ही स्क्रैप कर देते हैं। टू अ लार्ज एक्सटेंट स्क्रैप हो चुकी है।
मल्टी वेंडर में अभी भी अवेलेबल है, बट टू अ लार्ज एक्सटेंट हम लोग कह सकते हैं कि स्क्रैप हो चुकी है। लेकिन जो पहले अग्रीमेंट साइन की गई है उससे अभी भी इंडिया को पैसा आना बाकी है, और कैग ने उसको हाईलाइट किया। अब इसी के चलते हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टर्न वार्निंग दी है। 12 जो कंपनीज है उनको वॉच लिस्ट पर डाला है। इंडिया ने थ्रेटन किया है, एक चेतावनी दी है कि बैन करेंगे यूएस कंपनीज, फ्रेंच कंपनीज, रशियन कंपनीज और इजरायली कंपनीज जो वॉच लिस्ट में है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 कंपनीज अभी इंडिया की वॉच लिस्ट पे है। क्या किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, सबसे पहले उन्हें शो कॉज नोटिस भेजे हैं कि क्यों आप डिली डाली कर रहे हैं आपकी कमिटमेंट कंप्लीट करने में। इनफैक्ट एक कंपनी ने तो इस पर्टिकुलर शो कॉज नोटिस को ही चैलेंज कर दिया। ऑल्दो ये डिस्क्लोज नहीं हुआ कि कौन सी कंपनीज है, लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक चेतावनी दी है कि अगर आप अपने कमिटमेंट कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस बैंक गारंटी होगी हम उसको फॉरफिट कर सकते हैं, आपकी जो शेड्यूल्ड पेमेंट होगी उसे भी हम रोक सकते हैं, और आपके खिलाफ एक फ्यूचर बैन भी लग सकता है। अब इस डर के कारण होपफुली ये जो कंपनीज है, बाहर वाली कंपनीज जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस प्रोवाइड कर रही है, लेट अस होप कि ये अपनी जो ऑफसेट कमिटमेंट है उसे कंप्लीट करें। इसके ऊपर हमारी कड़ी नजर रहेगी। अगर ये कंपनीज ऑफसेट कंप्लीट करेगी तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसी को ब्लैकलिस्ट करेगी तब भी हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। अभी द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ दीज आर्म कंपनीज, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टर्न चेतावनी दी है इन लोगों। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।